नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सुरक्षा समझौते को लेकर के होने वाली है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होता है, इसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अब सवाल उठता है, इस समझौते का भारत पर कितना असर पड़ेगा? तो इसका जवाब हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर राहुल गांधी और एसआईआर को लेकर है। दिल्ली में राहुल गांधी ने वोट चोरी के कुछ कथित सबूत पेश किए हैं और इसके जरिए चुनाव आयोग पर कांग्रेस का वोट काटने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए इसे भी बताएंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर बिहार से है, जहां बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान अमित शाह ने संभाल ली है। रोहतास में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान विरोधियों पर भी जमकर बरसे हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर यूपी से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी बदलावों को सही ठहराया है। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पीएम मोदी के इस कदम की जमकर सराहना की गई है। हमारी अगली खबर बाढ़ और बारिश को लेकर के होने वाली है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह हो गए हैं और अब तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिग न्यूज में अब इन तमाम खबरों को लेकर के आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। तो बिग न्यूज में हमारी पहली खबर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक अहम रक्षा समझौते को लेकर के है। इसके तहत अब अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो ऐसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते की क्या जरूरत पड़ी है। इसी सवाल के जवाब के लिए यह रिपोर्ट देखिए। تستدعي الانتقال من دائرة الإدانة إلى الفعل الجماعي المنسق. दुनिया के मुल्कों में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने कंगाल पाकिस्तान के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए समझौते के तहत अब किसी एक देश पर हमले को दोनों देश पर हमला माना जाएगा। रक्षा समझौते के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते की जरूरत क्यों पड़ी है? तो जानकार इसकी वजह कतर पर इजरायली हमले को मानते हैं। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास चीफ को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल-हय्या तो बच गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कतर को मिली अमेरिका की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को एक विकल्प के तौर पर देखा हो। बता दें कि कतर पर हमले के बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नेटो जैसी जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने दावा किया था कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि भारत को इस समझौते की पहले से जानकारी थी। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। सरकार इससे जुड़े भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभावों का अध्ययन करेगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर एसआईआर पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर के है। दिल्ली में कथित सबूतों के साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार में कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर किस तरीके से सियासी खींचतान जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चलूंगा, बता रहा हूं। आप ना शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं,
आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। बिहार में हुए एसआईआर पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोट प्रभावित कर रही है। इस दौरान अपनी बात को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन का सहारा लिया और कुछ कथित सबूत पेश किए। कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हो गए। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहाँ है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, JW, पता वैसा है, JW, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर दे। राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार में कहा कि राहुल गांधी अपनी हार से हताश और निराश है। सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी घुसपैठियां वोट बैंक को बचाना चाहते हैं। जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो, ना आप सबूत दे पाते हो और गलत आरोप लगाते हो। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? अपने हर तर्क में वो बात करते हैं SC, ST, OBC की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स इज द सोल एजेंडा ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी?
Is Congress trying to protect infiltrators and their voting rights? राइट्स तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किए जा सकते, लिहाजा राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राहुल गांधी के आरोपों को उनकी ओर से बेबुनियाद बताया गया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिस तरह से पूरे देश में देश की जनता को एक झूठ और गुमराह करने का कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे SIR को लेकर के, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे। तो इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। तो ये डिफीटेड डायनेस्टी के डिस्ट्रक्टिव डींगबाज या डपोर संघ जो हैं, वो एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन बम का गोला और दूसरी तरफ जो है वो हवाबाजी का झोला लेकर के घूम रहे हैं। आप जो है वो किस तरह से फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियां गढ़ करके जो बोगस वोटर्स हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, और जो बोनाफाइड वोटर्स हैं उनके बारे में आप खामोशी है आपकी। तो जिस तरह से कांग्रेस कुंठित कटुता के कबाड़ खाने में कैद होकर के जिस तरह के बकवास बहादुरी में लगी हुई है, जिस तरह से भय और भ्रम का माहौल पैदा करने में लगी हुई है, अगर उसको लगता है कि इस तरह के जो है वो बकवास बहादुरी के जरिए इस तरह के फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियां गढ़ करके वो जो है वो प्रजातंत्र को जो है वो परिवार तंत्र का बंधक बना पाएगी, ये उसकी गलतफहमी है। और ये वो पार्टी कह रही है जिसने कि 5 दशकों से ज्यादा एक छत्र राज किया है। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। राहुल गांधी एक जासूस बन गए हैं, खुफिया एजेंट, जिनको इतनी जानकारी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो बार बार गलत फहमियां फैला रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, ये तो एक दिवाली का फायर क्रैकर भी नहीं है। आप बार बार टारगेट करते हैं ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं पूछना चाहती हूं, लोकसभा के वक्त कोई वोट चोरी नहीं था, तब जो जीता वही सिकंदर, आप जीते, आपके इतने सीट्स, ये था प्रजातंत्र लोकतंत्र। 8 महीने बाद जब हरियाणा का इलेक्शन हो गया है, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया और कर्नाटका का हो गया, तब आप उठ के एक दिन ऐसे पेपर फड़कते हैं। मैं बोलना चाह रही हूं राहुल जी, प्लीज थिएट्रिक्स ड्रामा बंद कीजिए। देश की जनता बहुत ही शिक्षित है, उनको पता है प्रजातंत्र की खूबी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहां भी फॉल्स नैरेटिव्स नहीं स्प्रेड कर रही है जनता, बल्कि कर रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। और आपकी नैया तो डूब चुकी है, ये स्वीकार कीजिए। एक नया विजन प्लान लेके आए देश के लिए तो शायद लोग आप में विश्वास करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव पास है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तमाम बातें सामने रखी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि आपका हक का घुसपैठी बांग्लादेशियों को देना चाहते हैं, इस तरीके की बात उनकी ओर से सामने रखी गई है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जारी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के रोहतास पहुंचे।
जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में बूथ अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन लालू जी को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। बिहार पहुंचे अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं में चुनाव से जुड़े कई अहम विषयों पर बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी दरों में बदलाव का स्वागत किया है। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी ने दिवाली से पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया है। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के कहा गया है, रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए बदलावों पर खुशी जताई और इसे ऐतिहासिक कदम बताया। तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे। कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर
जीएसटी कर रजिस्ट्रेशन बढ़ा। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स रिफॉर्म्स का यह अभियान आम लोगों और व्यापारियों दोनों को लाभ पहुंचाएगा। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वो अब बना रहेगा। यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के, और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है। और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। ये फैसला देशवासियों के लिए दीपावली का तोहफा बताया। उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के को दीपावली का गिफ्ट भी है। व्यापारी के लिए भी और एक आम उपभोक्ता के लिए भी आसान कर सके। जीएसटी ने पूरे देश को 1 नेशन 1 टैक्स के आधार पर, आप देखते होंगे आज माल की आवाजाही आसानी से देश के कोने से दूसरे कोने पर आसानी से हो सकती है। लॉजिस्टिक और अधिक और कुशल ढंग से हम लोग लागत को कम करके पहुंचा सकते हैं। बार बार टैक्स नहीं लगता, जीएसटी में 1 टाइम टैक्स है। सीएम योगी का कहना है कि जीएसटी सुधारों से टैक्स सिस्टम और अधिक पारदर्शी होगा और इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर उत्तराखंड से है, जहां पिछले 2 दिनों में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। 17 सितंबर को चमोली में बादल फटने से 5 मकान मलबे में दब गए और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं देहरादून में बादल फटने की वजह से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है और करीब 2500 टूरिस्ट इसमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं। किस तरीके से यहां पर स्थितियां देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर से कुदरत का कहर सामने आया है। नंदानगर क्षेत्र में देर रात बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा दी। ये घटना बुधवार रात करीब 1 बजे हुई, जब भारी बारिश के साथ अचानक बादल फट गया। बादल फटने से मलबे के साथ साथ पानी और पत्थरों का ऐसा सैलाब आया कि रास्ते में जो भी आया सब कुछ तहस नहस कर दिया। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने तुरंत राहत बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। इस घटना में नंदानगर के कुंतरी लगाफाली वार्ड और आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नंदप्रयाग घाट क्षेत्र में भी भारी तबाही हुई है, जहां नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा था। इस घटना में कम से कम 5 से 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। तो वही 6 से 7 मकान पूरी तरह मलबे में दब गए हैं, तो वही बाजारों और वाहनों को भारी क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी है। जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है, तो उनको तत्काल वहां से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है
जिसके सर में चोट लगी हुई है। और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं। और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, बालराम टंटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे, उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। प्रदेश में हो रही इन घटनाओं के डरावने दृश्य सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि तेज बहाव से किस तरह गांव के गांव क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों में और बरसात की चेतावनी भी दी है। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की जनहानि न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में मेरे यानी आयुष्पाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।